हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद में आपसे ये नहीं बोला जाता कि बचे हुए कोर्स के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लाने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की परिस्थितियों में आपकी शिक्षा दीक्षा ना रुके, आपकी पढ़ाई ना रुके, आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, बढ़िया करियर बना सकें, अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप अपना योगदान दे सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री क्लास 12, उसकी तीसरी किताब और उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। लास्ट जो लेक्चर था वहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस लेवल पर जो है दंगे वगैरह हो रहे थे, किस लेवल पर जो है पूरे देश में रायट्स फैल गए थे और क्यों उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने अपने हाथ खींच लिए थे, वो सिर्फ हिंदुस्तान से जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था जो वायलेंस हो रहा था उससे। जो लीडर्स वगैरह थे वो ये कह रहे थे कि अथॉरिटीज़ तो अभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में, फैसले तो वही ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी आर्मी और पुलिस में जो हैं लोग अपनी यूनिफॉर्म के प्रति अपनी जो निष्ठा है या फिर अपना कमिटमेंट है उसको भूल कर अपने जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसके अनुसार काम कर रहे थे और कई जगहों पर अपने को रिलीजनिस्ट जो हैं उनका साथ दे रहे थे राइट्स में दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ। तो कुल मिला के चीज़ें एकदम आउट ऑफ हैंड निकल गई थी और एक अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन के तरह आपके पूरे देश में कम से कम पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया तक के इलाकों में भयंकर दंगे वगैरह हो रहे थे। अब उसके आगे क्या हुआ, किस तरह से दंगे वगैरह रुके और क्या परिणतियाँ निकल कर आती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें आज के सेशन में बातचीत करनी है। एंड जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है द वन मैन आर्मी, जिसमें हम लोग गांधी जी के जो एफर्ट्स थे इस तरीके के भयंकर दंगों को रोकने के लिए, एक आदमी ने पूरे देश में जो एफर्ट मारा था उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर टर्मोइल हो रहा था, इधर से उधर तक वायलेंस वायलेंस वायलेंस, इसके अलावा और कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही थी। ऐसी परिस्थितियों में एक व्यक्ति ने ज़बरदस्त एफर्ट दिए कि किसी भी तरीके से आपकी जो कम्युनल हार्मनी है उसको रिस्टोर किया जा सके, और उनके जो ये वेलियंट एफर्ट थे, जो बिना रुके उन्होंने लगातार अथक परिश्रम किया इस चीज़ के लिए, जो प्रयास किए, उसका नतीजा भी निकल कर आया और अल्टीमेटली इन राइट्स वगैरह को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से सब कुछ रुक गया था, क्योंकि परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पूरी तरह से तो खैर सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था, मगर एक बहुत बड़े लेवल पर जो है इन वायलेंस को कम से कम उसके मेन सेंटर्स वगैरह में रोकने में एक मदद मिली थी। गांधी जी उस वक्त 77 साल के हुआ करते थे। 77 ईयर के गांधी जी जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि ज़िंदगी भर अब जिस पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल को लेकर वो चलें कि इंसान जो है उसके दिल को बदला जा सकता है और अहिंसा जो है वही एकमात्र रास्ता है, तो अपना जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था उस पर और अपना जो एक कन्विक्शन था कि लोगों का जो दिल है उसको बदला जा सकता है, इस बात को लेकर वो निकले और इन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, दंगे वगैरह तो रोकना पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये नोआखली के इलाकों में गए, ईस्ट बंगाल में जो आज की तारीख में बांग्लादेश में है, जहां पर भयानक दंगे हो रहे थे और जहां पर जो दंगे वगैरह हो रहे थे गांव वगैरह के जो इलाके थे खास तौर पे वहां पे हो रहे थे। इसके बाद में फिर वो बिहार गए, नोआखली के गांव वगैरह, उसके बाद में फिर वो बिहार गए, बिहार से फिर वो कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर वो दिल्ली गए। अलग अलग जगहों पे वो रुकते चले गए, जहां पर जो एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर हमले कर रही थी वहां पर उनको समझाया, दूसरी कम्युनिटी जो विक्टिम हो रही थी उसकी सिक्योरिटी की गारंटीज वगैरह ली, शांति स्थापित करवाई और उसके बाद में फिर वो दूसरी जगह मूव कर रहे थे। तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करी, नोआखली गए, आपका जो पूर्वी बंगाल में आया करता था जो आज का बांग्लादेश बन गया है, उसके बाद में बिहार के गांव वगैरह, उसके बाद में फिर आपके कलकत्ता के स्लम्स वगैरह में गए, उसके बाद में दिल्ली, और हर जगह उन्होंने एक हीरोइक एफर्ट मारा है अपनी तरफ से कि किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम जहां एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं और जो भयानक लेवल पर एक दूसरे के खिलाफ एकदम पैशाचिक हिंसा कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से रुकवाया जा सके और जहां जहां पर जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है उसकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर करवाई जा सके। इस पर्टिकुलर चीज को जो है इन्होंने काफी बड़े लेवल पर करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1946 की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले ईस्ट बंगाल गए थे, नोआखली वगैरह में काफ़ी दंगे वगैरह हो रहे थे, तो वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ ये उन इलाकों में जाते हैं क्योंकि नोआखली का जो इलाका था यहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी थे और मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो मुस्लिम मेजॉरिटीज़ जो हैं हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जब राइट्स वगैरह कर रही थी तो ये यहाँ पर गए और यहाँ पर इन्होंने लोकल मुस्लिम्स को परसुएट किया कि ये सब रोकिए आप, और उनसे बाकायदा वहाँ पर जो हिंदू माइनॉरिटी है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली। इसी तरीके से जब दिल्ली में गए तो दिल्ली में
में वहां पर मुस्लिम जो हैं वो माइनॉरिटी में थे और हिंदू और सिख जो हैं वो मेजॉरिटी में थे, तो वहां पर इन लोगों से मुस्लिम माइनॉरिटी की जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली गई। तो जो नोआखली में इन्होंने किया और वहां पर जाके लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को समझाया और हिंदू पॉपुलेशन जो माइनॉरिटी में थी उसकी सिक्योरिटी की गारंटी ली। उसी तरीके से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर आपने वहां पे माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेजॉरिटी हिंदूज और सिख से ली, और उसके बाद में यहां पर भी आपने म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों कम्युनिटीज के बीच में डेवलप करने और ये स्पिरिट को बढ़ावा देने का जो है आपने यहां पे काम किया था। और आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली में एक इनफैक्ट एक मुस्लिम बंदा था, जब वायलेंस वगैरह शुरू हुआ तो फिर वो भागकर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गया था, उसका नाम था शाहिद अहमद दहलवी। ये बंदा बताता है कि गांधी जी का आना जो था वो एक तरीके से दिल्ली में ऐसा था जैसे एक लंबी ग्रीष्म काल के बाद में, एक लंबी गर्मी के बाद में मानसून आता है या बारिश आती है। इनके आने के बाद में चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पर सुधरी और उसके बाद में फिर उसके बाद काफ़ी जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग थे उन्होंने बोला कि दिल्ली अब बच जाएगी, दिल्ली में अब जो है चीज़ें वगैरह जो है ठीक हो जाएंगी। तो गांधी जी का जो एक अपना ऑरा था, गांधी जी का जो अपना एक कैलिबर था, गांधी जी की अपनी एक जो मास स्टैंडिंग थी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कौन किस रिलीजन से बिलोंग करता है और कौन किस पार्टी के बहकावे में या छलावे में आ गया है, इस बात से इतर हटके गांधी जी की जो एक अपील थी उसने काफी जादू की तरह काम किया और बड़े लेवल पर दंगों को कंट्रोल करने में मदद करी। मैं फिर कहूंगा कि पूरी तरीके से सब कुछ ठीक हो गया ऐसा भी नहीं था, मगर हाँ बहुत बड़े लेवल पर गांधी जी के एफर्ट्स वगैरह का नतीजा ये निकला कि वायलेंस काफी हद तक जो है रुक गया, सप्रेस हो गया। 28 नवंबर 1947 की बात है, गुरु नानक जी का जो बर्थडे पड़ता है उस दिन की बात है। उस दिन गांधी जी ने आपके जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है वहां पे जो सिख कम्युनिटी है उनको एड्रेस करते हुए बोला और उन्होंने बताया कि बताइए चांदनी चौक में जो है जो पुरानी दिल्ली का हार्ट माना जाता है, यहाँ पर अब इतना वायलेंस हुआ है कि यहाँ पर एक भी मुस्लिम हमको देखने को नहीं मिल रहा। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की क्या बात हो सकती है कि जो कम्युनिटी यहाँ पर इतने सालों से रह रही थी, अब इतने वायलेंस के बाद में वो कम्युनिटी का एक एक बंदा यहाँ से चला गया और चांदनी चौक में आपको एक भी उस कम्युनिटी का बंदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, हमें इस चीज से निकलना होगा। हम इस तरीके की पैशाचिक और एक सेंसलेस बेसलेस वायलेंस जिसमें सिर्फ रिलीजन के आधार पर हम एक दूसरे को मारे काटे चले जा रहे हैं, जबकि उन्हीं लोगों के साथ हम जिंदगी में भर से अपने जो है साथ साथ रह रहे थे, सारे भाईचारे हमने बुला दिए, ये कोई चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। ये बताती है कि हमारा कैरेक्टर कितना वीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है। हमें इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा बाहर, हमें अपने अंदर की आत्मशक्ति को जगाना पड़ेगा, उसे मजबूत करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने इस तरीके के जो है गंतव्य वगैरह दिए, जब इस तरीके की बातें वगैरह करी तो इसका फायदा भी हुआ, लोगों के ऊपर इसका असर पड़ा, वायलेंस वगैरह काफी हद तक कम हुआ है। लगातार जो है वो दिल्ली में रहकर, क्योंकि दिल्ली में भयानक दंगे हो रहे थे, पूरे के पूरे शहर जो है पॉपुलेशन से खाली हो गए थे, बहुत नाटक हुआ था। तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में दिल्ली में रुक के काफी लंबे वक्त तक जो है उन्होंने ये जो मेंटालिटी थी एक दूसरों की कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जहां हावी है वो दूसरी को निकालने में लगी हुई है, इस पर्टिकुलर चीज से लड़ने में गांधी जी ने काफी जो है अपना वक्त यहां पर दिया था। अल्टीमेटली इन्होंने फिर जो है सब लोगों को समझाने के लिए आमरण अनशन शुरू किया और बोला कि मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूं, अगर आप लोग नहीं माने, आपने वायलेंस बंद नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल करते करते मर जाऊंगा, मगर मैं ये चीज अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने ये सारी चीजें करी तो जो रेफ्यूजीज वगैरह वहां पाकिस्तान से आ रहे थे आपके यहाँ पर, जो अपना सब कुछ खो चुके थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका सब बर्बाद हो गया, तो एकदम नई ग्राउंड जीरो से उनको अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी थी। अब गुस्सा तो उनके मनों में भी रहा होगा, तकलीफ और वायलेंस उनके मनों में भी रही होगी, मगर इतना सब होने के बाद में भी गांधी जी ने जब फास्ट अपना शुरू किया, जब वह आमरण अनशन पर बैठे, तो उसके साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है और यहां से समझ में आता है कि गांधी जी एज ए लीडर क्यों अलग हो जाते हैं बाकी लोगों से। जो रेफ्यूजी हिंदू और रेफ्यूजी सिख माइग्रेंट्स आए थे, जो उनके साथ में, जिनके पास अभी खाने कमाने को कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल क्या होगा, परिवार कैसे पालूंगा, इस तरीके की चीजें हैं, इस तरीके की परिस्थिति का बंदा भी जो है गांधी जी के साथ में बैठता है और उनके साथ में फास्ट करता है इस चीज के लिए कि भाई अब वायलेंस जितना होना था हो गया, अब बंद करो, अब ये चीज जो है आउट ऑफ हैंड जा रही है, अब इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब ये सारे जो इफेक्ट्स वगैरह थे, ये जो फास्ट वगैरह था, इसका इफेक्ट बहुत इलेक्ट्रिक था। जैसे बिजली नहीं दौड़ जाती है, आपने एकदम से लाइट, आपने जैसे बटन ऑन किया तो एकदम खटाक से लाइट चालू हो गई, पंखा चालू हो गया, क्योंकि बिजली आपका लाइट की स्पीड पे चलती है, तो बिजली जैसे एकदम से आपका दौड़ जाती है, एकदम से चीजें ऑन ऑफ हो जाती है, उसी तरीके से इफेक्ट जो था वो एकदम इलेक्ट्रिक था। ये मौलाना आजाद ने कहा है, इनका जो आमरण अनशन था इसका इफेक्ट बहुत इलेक्ट्रिक था और लोगों को समझ में आने लगा अल्टीमेटली धीरे धीरे कि इनके जो वायलेंस है इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये वर्थलेस है। और उसके बाद में गांधी जी इसके ऊपर काम करते रहे अल्टीमेटली, मगर होते 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 फाइनली जब गांधी जी का असैसिनेशन होता है, जब गांधी जी की जो हत्या कर दी जाती है, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसके बाद ये जो ड्रामा चल रहा था वायलेंस का, वो उसके बाद में शांत हुआ। लोगों को तब समझ में आया कि ये कितना बड़ा कांड हो गया है, कितनी बड़ी जो कीमत है इस सेंसलेस वायलेंस की हम लोगों ने चुका
आबादी, और इसके बाद से जो है काफी हद तक जो है चीजें बदली थी। इसके बाद फिर आपके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जो दिल्ली में जो मुस्लिम्स थे, इन्होंने बोला कि उसके बाद चीजें वर्टिकली चेंज हो गई, उसके बाद जो है वायलेंस वगैरह बंद हो गया। दूसरी जगहों पे जहां हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उन्होंने भी इसी तरीके की बातें करी कि उसके बाद में वायलेंस वगैरह बंद हो गया ऑल टुगेदर, और उसके बाद में काफी हद तक जो है पीस जो है, लॉ एंड ऑर्डर तो खैर नहीं कह सकते, मगर हाँ पीस काफी हद तक जो है स्टोर हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है इसका नाम है जेंडरिंग पार्टीशन। इसका मतलब यह है कि जब पार्टीशन हुआ तो इसका जो है आपका जो अलग अलग लिंग हैं, जो आपके मेल हैं और आपके जो फीमेल हैं, खास तौर पे आपकी जो महिलाएं हैं, आपकी जो फीमेल्स हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ा, इसका क्या ट्रॉमा हुआ, किस तरीके के अत्याचार उनके साथ हुए, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है रिकवरिंग वुमेन। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक रहने वाला है, तो इसे अपने को थोड़ा खुले मन के साथ में देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा इतिहास का पन्ना रहने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, दर्दनाक है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ाने का पहले तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि इंसान जब रिलीजन या फिर किसी भी चीज़ की बात की जाए, अगर अपनी शिनाख्त या फिर अपनी आइडेंटिटी के किसी एक हिस्से के साथ में पागलपन की हद तक अगर एसोसिएट करता है, हर चीज़ में अगर वो रिलीजन घुसा देगा, ऊपर से लेकर नीचे तक रिलीजन 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 ही करता रहेगा, तो फिर ये पागलपन की लिमिट तक अगर आप रिलीजन को लेकर जाओगे तो उसके किस हद तक जो है कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं और कितने भयानक लेवल पर जो है वायलेंस हो सकता है, कितने भयानक लेवल पर किसी एक जेंडर के साथ में तकलीफदायक चीजें हो सकती हैं। और उनसे फिर क्या है, कई सालों बाद भी जैसे आप उनको पढ़ते हो तो फिर आपके जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आपको बताता है कि इंसान कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर इस लेवल तक पहुंचा है। इतिहास पढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम लोग इस तरीके की गलतियां कभी भूल के भी ना रिपीट करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये जो हिस्सा है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि महिलाएं जो हैं, जेंडरिंग पार्टीशन, क्योंकि महिलाएं हमेशा से जो हैं शिकार रही हैं वायलेंस का, वॉर्स का और इस तरीके की चीजों का। तो जब इस देश का बंटवारा इस आधार पर करवा दिया गया कि रिलीजन ही जिंदगी में सब कुछ होता है और बाकी कोई चीज मैटर ही नहीं करती, जब इस तरीके के पागलपन भरे विचार के ऊपर जब बंटवारा हुआ तो उसका महिलाओं के ऊपर कितना भयानक असर पड़ा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो। ये चीज अब हमको खास तौर पे यहाँ पे देखनी है। तो इसको हम लोग खुले मन के साथ में देखेंगे, सेंसिटिविटी के साथ में इसको पढ़ेंगे, और इसको इसके इस साथ में इसलिए नहीं कि अपने मन में किसी के लिए कोई रोष आना चाहिए, इस तरीके की चीजें, इसको इसलिए पढ़ना है ताकि इस तरीके की चीजें कभी भूले से भी जो है आगे के वक्त में रिपीट ना हो। इंसान अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ता चला जाए, तभी जो है वो तरक्की करता है, नहीं तो ऐसे आपकी तरक्की और उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। चले, तो अब ये जो टॉपिक है जेंडरिंग पार्टीशन, इसको हम लोग शुरू करते हैं। और अपना जो पहला इसमें सब टॉपिक रहने वाला है उसका नाम रहेगा रिकवरिंग वुमेन। अब रिकवरिंग वर्ड जो है इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है। कायदे से रिकवरिंग का मतलब तो यह है कि जो चीज खो गई हो उसको ढूंढना, या फिर जो चीज आपके पास अभी नहीं हो उसको फिर से हासिल करना या पाना। यहां पर रिकवरिंग वुमेन का मतलब क्या है, जो महिलाएं खो गई थी उनको ढूंढना। मगर रिकवरिंग शब्द जो है इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस शब्द का जो शाब्दिक मतलब निकल कर आता है, बात उसके परे जाती है। यहां पर भले ही रिकवरिंग शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि खो गई महिलाओं को ढूंढने की बात हो रही है, मगर बात कुछ और है। यहां पर वो कहना कुछ और चाह रहा है, इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उन्होंने ये बात बताई है। चलें शुरू करते हैं। तो यह है, इन द लास्ट डेकेड एंड हाफ हिस्टोरियंस हैव बीन एग्जामिनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। यानी कि पिछले लगभग 10-15 सालों से या 20 सालों से जो हिस्टोरियंस हमारे हैं, जो पार्टीशन के इतिहास का और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और लिख रहे हैं इसके बारे में, ये लोग उस वक्त के जो आम जनमानस थे, आम जो ऑर्डिनरी लोग वगैरह थे, पार्टीशन के वक्त में उनका किस तरीके का एक्सपीरियंस वगैरह रहा है उसको एग्जामिन करने में लगे हुए हैं। यानी कि अभी जो 15-20 साल अपने गए हैं लास्ट के, उसमें क्या हो रहा है, इतिहासकार अभी तक जो इतिहास को हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह के साथ में लिखा गया वो सब अब अलग हटा के जितने लोग पार्टीशन के जिंदा बचे हैं उन लोगों की मदद से ये लोग उस वक्त के जो एक्सपीरियंसेस वगैरह रहे हैं, आम जनमानस जिसके ऊपर सारा का सारा जो है ये पार्टीशन का इतना बड़ा मतलब ये जो बम फूटा था, इसका फिर क्या असर रहा, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हुए थे, उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ा, उसको समझने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। कुछ स्कॉलर जो हैं उन्होंने उस वक्त में महिलाओं के ऊपर जो भयानक अत्याचार हुए थे, उस वक्त में महिलाओं के साथ में जो वायलेंस वगैरह हुआ था, उसके हैरोइंग एक्सपीरियंसेस वगैरह जो हैं उनके बारे में लिखा है। मतलब इस तरीके की भयानक हिंसा आपको मिडिवियल टाइम्स में देखने को नहीं मिलती थी। मध्यकाल में इस तरीके की भयानक हिंसाएं और इस तरीके का वायलेंस और इस तरीके के टेरर आपको देखने को नहीं मिले हैं, जिस तरीके के टेरर महिलाओं के ऊपर इन वायलेंट टाइम्स में जो पार्टीशन के 2-3 साल का वक्त था इसमें आपको देखने को मिलता है। बड़े लेवल पर महिलाओं के साथ में बेअदबी की गई है, उनका एब्डक्शन किया गया है, यानी कि उनको उठाया गया है, उनको बाजारों में सामान और वस्तु की तरह बेचा गया है, और कई बार एक से ज्यादा बार उनके साथ में ये चीज की गई है। एंड कई बार उनको
उनको मजबूर किया गया है कि वो एकदम कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करें और नई सर्कमस्टांसेस में सेटल डाउन हो जाएं, और इस तरीके की चीजें वगैरह जो है की गई। एक ऑल टुगेदर नए तरीके के माहौल में, नए तरीके के बिलीफ सिस्टम्स के साथ में उनको जो है मजबूर किया गया है अपनी जिंदगी की ऑल टुगेदर शुरुआत करने के लिए। अब सोच कर देखिए किस तरीके की जो है परिस्थिति उस महिला के ऊपर बीती होगी, जिससे ये बोला गया है कि तुम्हारी जो पुरानी शिनाख्त थी, जो तुम्हारा पुराना परिवार था, सब भूल जाओ और उसके बाद में तुम्हें एक नए व्यक्ति के साथ में या नए लोगों के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो इस लेवल तक का जो एक अत्याचार है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अमानवीय अत्याचार है, क्योंकि एक ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो इंसान के आत्मीय रिश्ते बनते हैं, जिस घर में वो पैदा हुआ है, जो उसकी माँ है, पिता है, जो उसके भाई हैं, बहन है, पति हैं, बच्चे हैं, नाते हैं, रिश्तेदार हैं, इन्हीं लोगों के साथ में आपका एक आत्मीय रिलेशनशिप बनता है। अब सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब इसको बोलना अपने को फिर भी आसान लग सकता है, मगर जिस पे बीतती है वो इस बात को ज्यादा इफेक्टिवली जानता है। अब इसके बाद इससे भी ज्यादा जो बुरा होने वाला है वो हम लोग देखेंगे, मगर फिलहाल जो है सबसे बुरी जो चीजें हुई हैं, महिलाओं की बहुत बड़े लेवल पर बेअदबी हुई है, उसके बाद में अबडक्शन यानी कि उनका किडनैपिंग्स वगैरह हुई हैं, उनको बाजारों में वस्तुओं की तरह बेचा गया और कई बार जो है बेचा गया, और उसके बाद में मजबूर किया गया है कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एकदम एक नए तरीके के लोगों के साथ में, जिनको ना जानती हैं ना पहचानती हैं, जिनके साथ में रहने खाने पीने किसी तरीके का कोई स्टैंडर्ड नहीं मिलता, पूजा पद्धतियां अलग हैं, एकदम आपका अलग तरीके के बिलीफ सिस्टम से, अलग तरीके की सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें अब आपको मजबूर किया जा रहा है एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तो एक तो महिलाओं के ऊपर इस तरीके के भयानक अत्याचार हो रहा है। अब उसके बाद में आगे क्या होता है? अब एक तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा जो है ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, बहुत से लोग आपका जो है अपनी जान दे देते हैं, बहुत से लोग कुछ और कर लेते हैं, अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, मगर फिर वही है, इंसानी फितरत है कि इंसान हर तरीके की परिस्थितियों में किसी ना किसी तरीके से ढल जाता है। अब जब लोगों को आप किसी पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए मजबूर कर देते हो, तो वक्त के साथ में इंसान धीरे धीरे उसकी आदत डाल ही लेता है। तो उसके बाद यही चीज यहां पे इन महिलाओं में से भी बहुत सारों के साथ में हुआ कि अब जब मजबूर ही कर दिया गया कि जिंदगी में कोई और ऑप्शन नहीं है, जिंदा रहना है और इन्हीं परिस्थितियों में रहना है जो नई बनकर आ गई हैं, तो फिर कई सारी जो महिलाएं थी, इनमें से कई लोगों ने जो है नए तरीके के फैमिली बॉन्ड्स वगैरह यहां पर डेवलप करना शुरू किए, नई सर्कमस्टांसेस में जिंदगी के साथ आगे बढ़ना कह सकते हैं आप इसे, या जो भी कहना चाहें। जब समझ में आ गया कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो हालातों के साथ में समझौता कर एक नई जिंदगी की शुरुआत यहां से करना शुरू करी और एक नया जो रिलेशनशिप्स थे वो बनाना जो आपके बन गए हैं, यहां पर आपके नई फैमिलीज वगैरह जो डेवलप हो गई है, नए फैमिली बॉन्ड्स बन गए, इन चेंज सर्कमस्टांसेस में रहना शुरू किया गया। मगर यहां से शायद इस पूरे एपिसोड का इससे भी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस जो है वो शुरू होता है। इससे ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही बराबर का ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस अब यहां से शुरू होता है। भारत और पाकिस्तान की जो सरकारें थी, अब जो दो नए देश बने थे, भारत और पाकिस्तान, इनकी जो सरकारें थी, अब वो ये जो इंसानी रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इनसे एकदम इनसेंसिटिव थी। इनको कोई मतलब नहीं था इस बात के साथ में कि एक तो ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस रहा होगा कि किसी को मजबूर कर दिया है कि सब भूल भाल के अपनी पुरानी शिनाख्त एक नई जिंदगी शुरू करो, और उसमें वो किसी तरीके से अपने सारे हालातों को भूल भाल के समझौता करने को तैयार हुआ है। स्पेसिफिकली महिलाओं की बात कर रहा हूं, यहां पर पुरुषों के साथ ये चीजें नहीं हुई हैं। कोई महिला अगर तैयार हुई है, उसके बाद में अब आपका भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ये कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं है इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है इंसानी रिश्तों का ये जो एक आप कह सकते हैं उलझा हुआ ताना बाना है, इसको लेकर वो लोग बहुत बुरी तरीके से इंसेंसिटिव थे। उन्होंने ये बोला कि वो महिलाएं जो बॉर्डर की गलत तरफ हैं, इनको अब इनके नए रिलेटिव्स से वापस लिया जाएगा और इनके पुराने रिलेटिव्स की तरफ में वापस भेजा जाएगा। अब ये इससे ज्यादा भयानक मजाक आप किसी के साथ और क्या कर सकते हो? एक महिला के साथ में इससे ज्यादा भयानक मतलब आप क्या बोलोगे, मजाक आप क्या कर सकते हो? एक तो उसके साथ में ये सारी चीजें हुई, सरकार के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती थी जब पार्टीशन हो रहा है कि उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाए, तब सबके सबने हाथ खड़े कर दिए और भाग खड़े हुए। तब अंग्रेज बोल रहे थे कि नेहरू जिन्ना गांधी से पूछो, नेहरू जिन्ना गांधी और बाकी सारे जो लोग बोल रहे थे वो बोल रहे थे अंग्रेजों के पास जाओ, आपकी आर्मी आपकी जो पुलिस है वो अपने कर्तव्य भूल गई और तब आप लोग अपनी जिम्मेदारियों में बुरी तरीके से फेल हो गए। और उसके बाद में अब जब जैसे तैसे चीजें ठंडी हो रही हैं, जैसे तैसे जो है पानी में जो उबाल आया था वो डाउन हो रहा है, तब आप इतना इंसेंसिटिवली ये बोल रहे हो कि वो महिलाएं जो रॉन्ग साइड पे रह गई थी, अब उनको ये जो नई परिस्थितियों में उन्होंने अपना सर्कमस्टांसेस के साथ में समझौता कर लिया, इन लोगों से छीना जाएगा, शायद गलत वर्ड है, मगर इन लोगों से रिकवर किया जाएगा, इन लोगों से वापस लिया जाएगा और इनके जो पुराने या फिर आपकी जो अर्लियर फैमिलीज हैं, अब चाहे वो नई लोकेशंस पर या जहां पर भी, उनको वापस दिया जाएगा। इससे ज्यादा भयानक मजाक या इससे ज्यादा क्रूर मजाक आप एक महिला के साथ में क्या कर सकते हो? चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अब जब हो रही हैं, जिस महिला के लिए सारा काम किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस सारी चीजों का सबसे ज्यादा असर पड़ना है, उनसे किसी तरीके का ना कोई कंसल्टेशन किया गया, ना उनसे किसी तरीके की उनकी आपकी
मतलब ये पूछा गया कि भाई आपकी इच्छा है नहीं है, आप जाना चाहती हैं नहीं जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं क्या नहीं करना चाहती, कोई सलाह मशवरा महिलाओं से किया ही नहीं गया जिनके ऊपर अल्टीमेटली आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो उनका जो खुद का ये डिसीजन है कि अपनी जिंदगियों को लेकर अपने फैसले वो खुद करें, कम से कम बालिग महिलाओं के लिए बात लागू होती है, ये कुछ नहीं, सब अंडरमाइन कर दिया गया। और एस्टीमेट अगर आप लगाओगे आज की तारीख में, जो एस्टीमेट वगैरह हैं, जो सो कॉल्ड रिकवर्ड वुमेन है, यानी कि वो महिलाएं जिनको अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था, उसके बाद फिर उनको जो है ढूंढा गया और उनको फिर से वहां से उखाड़ के फिर से अपने पुराने लोगों के पास लेकर जाया गया। लगभग एक रिकॉर्ड है, और सरकारी रिकॉर्ड कभी सच नहीं होता है, ये नंबर इससे बहुत ज्यादा होगा, मगर एक एस्टीमेट रिकॉर्ड है कि 30,000 के करीब महिलाएं जो हैं कोट अनकोट रिकवर हुई थी। रिकवर वर्ड को बकायदा अंडरलाइन करके जो समझाने की कोशिश की जा रही है, आई होप सो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें से 22,000 के करीब बाकी मुस्लिम महिलाएं थी इंडिया में, और 8,000 के करीब हिंदू और सिख महिलाएं जो थी वो पाकिस्तान में मिली थी। ये ऑपरेशन लगभग 1954 तक चला था, और इस ऑपरेशन के तहत ढूंढ ढूंढ के महिलाओं को टोटली इनसेंसिटिव तरीकों के साथ में उनके पुराने रिलेटिव्स के पास में लेकर जाया गया। और यहां पर भी जिंदगी में, क्योंकि जहर तो घुल ही चुका था, पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है, आपकी पितृसत्तात्मक जो सत्ता है, भारत में जो एक पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, इसका असर यह निकला कि उन महिलाओं को ऑस्ट्रेसाइज किया गया, उनको 50 तरीके की बातें बोली गई, और उनको फैमिली में भी जो है बॉयकॉट किया गया, और एक फिर जानवरों वाली जिंदगी जो है वो दी गई। कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन्स के लिए बात सही साबित होती थी। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके साथ में फिर हम लोग इस टॉपिक को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलें, अब यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि ये जो रिकवरिंग ऑफ वुमेन हो रही थी, इसका मतलब क्या था। आपने एक तो उनको सुरक्षा वगैरह देने में आप बुरी तरीके से नाकामयाब रहे, और उसके बाद में अब जब ये महिलाएं अपनी जिंदगी में कैसे तैसे आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद में जो इनसेंसिटिव तरीके से उनसे पूछे बिना उनको जो ये सो कॉल्ड कोट अनकोट रिकवर किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कितना भयानक हो सकता है, कितना भयावह हो सकता है, इसकी क्या परिणतियां हुई हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में ये दिया गया तो वहीं से मैंने इसको उठाया है। हियर इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ कपल रिकाउंटेड बाय प्रकाश टंडन इन हिज पंजाबी सेंचुरी एन ऑटोबायोग्राफिकल सोशल हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पंजाब। यानी कि प्रकाश टंडन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने किताब लिखी थी पंजाबी सेंचुरी। ये आपकी जो कॉलोनियल हिस्ट्री रही है, कॉलोनियल पंजाब की जो सोशल हिस्ट्री रही है, यानी कि पंजाब में जब अंग्रेजों का शासन था तब उस वक्त सामाजिक इतिहास जिस तरीके से रहा गया है उसको लेकर लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफिकल किताब है, यानी कि एक आत्मकथा की तरह है। इसमें से अब इन्होंने काफी सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह लिखे हैं। तो रिकवरिंग वुमेन का जो ये नाटक हुआ था, इसका क्या एक्सपीरियंस हो सकता है कपल की मदद से, एक कपल की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। हुआ ये कि जब पार्टीशन का वायलेंस हो रहा था तो जो आपकी मैसेकर जो क्राउड्स वगैरह एक दूसरे को मैसेकर करते हुए घूम रहे थे, उसमें एक सिख यूथ था, एक सिख नौजवान था, उसने ये जो आपका क्राउड था जो मैसेकर कर रहा था, लोगों को इधर उधर मार रहा था, इन लोगों को परसुएट किया कि एक मुस्लिम लड़की है, वो यंग थी काफी, उसको जिंदा छोड़ दें। उसके बाद में फिर वो उसको अपने घर ले आया और उसने उसके साथ में शादी कर ली। शादी करने के बाद में धीरे धीरे जो होता है वक्त में, अगर आप किसी के साथ रहने लगो, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। उसके बाद में वो दोनों अपनी जिंदगी जो है वो शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे अब जो उस लड़की की जो पुरानी जिंदगी थी, उसके पिता माता जिनको मार दिया गया था, उसकी जो पुरानी जिंदगी थी, वो सारी मेमोरीज वगैरह अब खत्म हो जाती हैं, और जो होता है इंसान जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, जो बात मैं आपको बता रहा था। अब ये लोग दोनों साथ में खुश थे और इनको एक बेटा भी होता है। ये दोनों खुश थे और इनका फिर एक बच्चा जो है वो जन्म लेता है। इसके हालांकि कुछ वक्त के बाद में जो सोशल वर्कर्स थे और उसके बाद में जो पुलिस थी, ये काफी वक्त, क्योंकि अब ये जो रिकवरिंग का वुमेन रिकवरिंग की जो ये पूरी की पूरी प्रोग्राम चल रहा था, इसमें ये लोग जो है पता लगा रहे थे कि कौन कौन सी महिलाएं गायब हुई हैं, सारी चीजें। तो ये लोग फिर काफी वक्त तक काम करते रहे और अल्टीमेटली उनको इस लड़की के बारे में पता चलता है, और होते होते वो लोग एक कपल को जो है ट्रैक डाउन कर लेते हैं। ये इंक्वायरियां वगैरह करते हैं, जो भी आपका जलंधर वगैरह में, जलंधर में आपका जो लड़का था उसके घर में इंक्वायरी वगैरह करते हैं, और वहां से इनको कुछ खबर वगैरह मिल जाती है कि ये लोग कहां पर हैं। अब ये बात जो है इन बच्चों, इन कपल जो है इनको भी पता चल जाती है कि ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो ये दोनों यहां से कलकत्ता भाग जाते हैं। कलकत्ता में जो अब ये कलकत्ता चले जाते हैं, मगर सोशल वर्कर्स जो हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, जिन्होंने कसम खा रखी है कि आप ना खुद चैन से रहेंगे ना किसी को रहने देंगे, वो वाली लगभग स्थिति यहां पे बना दी थी। तो ये सोशल वर्कर्स जो हैं कलकत्ता पहुंच जाते हैं। कलकत्ता पहुंचने के बाद में अब जो कपल्स के दोस्त थे यहां पर, ये लोग एक स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं कोर्ट से, मगर लॉ जो था वो बेसिकली किसी तरीके की मदद नहीं करता। कानून जो है यहां पे किसी तरीके की कोई मदद वगैरह इनकी नहीं करता। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता से ये लोग फिर भागते हैं और ये पंजाब के किसी एक गांव में आ जाते हैं जिसके बारे में ज्यादा जानकारी वगैरह नहीं थी, और कोशिश इनकी यही रहती है कि पुलिस जो है अब यहां
से इनको शायद ना ढूंढ पाए, क्योंकि पंजाब के इतने ज्यादा देहात ग्रामीण इलाके में ये लोग कैसे आ सकते हैं। मगर पुलिस यहां पर भी पहुंच जाती है और यहां पर भी जो है ये इनसे सवाल जवाब करना शुरू करती है और फिर जो है क्वेश्चंस वगैरह शुरू होते हैं। अब इस वक्त जो है ये लड़की जो थी या जो महिला थी ये फिर से प्रेग्नेंट थी एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग, हेवीली प्रेग्नेंट थी और उसका जो वक्त था डिलीवरी वगैरह का वो करीब आ रहा था। अब यहां पर जो ये छोटा बच्चा है, जो दोनों का जो कपल्स थे इनका जो छोटा बच्चा है, The sick sent the little boy to his mother and took his wife to a sugarcane field। यहां पर मतलब ये जो आपका पति था महिला का, वो अपना जो बेटा है जो इन दोनों को हुआ था उसको अपनी मां के पास भेज देता है और वो खुद जो है अपनी जो वाइफ है उसको लेकर एक गन्नों का जो खेत है वहां पर चला जाता है। अब वहां पर वो कोशिश कर रहा है कि वो महिला जो है उसकी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके, बट उसका जो टाइम पीरियड है डिलीवरी का वो आ जाता है एंड यहां पर ये बैठा हुआ है गन लेकर कि कोई अगर आएगा उन दोनों को अलग करने के लिए तो फिर वो जिंदा तो नहीं जाएगा यहां से, या फिर वो खुद मरेगा, मगर वो अल्टीमेटली इस चीज को होने नहीं देगा कि इन दोनों को अलग किया जा सके। इसी बीच में उसकी डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो वो अपने हाथों से उस महिला की डिलीवरी करवाता है। डिलीवरी करवाने के बाद में आप जो भी, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो साफ सफाई करना पड़ती है, जो उसके बाद में पोस्ट डिलीवरी के बाद में जो आपके प्रिकॉशंस वगैरह देना होते हैं वो कुछ हो नहीं पाता क्योंकि दोनों खेत में छुप के बैठे हुए हैं। अब उसके अगले दिन उसको बहुत तेज बुखार आने लगता है और 3 दिनों के अंदर अंदर वो मर जाती है। इसके बाद मतलब, और ये जो लड़का है ये इतना डरा रहता है कि जब उसको हाई फीवर आ रहा था और सारी चीजें थी तब भी वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसको डर ये था कि सोशल वर्कर या पुलिस वाले जो हैं ये लोग यहां पर भी पहुंच जाएंगे और ये लोग उसको यहां से लेकर जो है चले जाएंगे, उसको दोनों को अलग कर देंगे। तो ये एक भयानक एग्जाम्पल है कि ये जो इंसानी त्रासदी है इसका इससे ज्यादा क्या भयानक एग्जाम्पल हो सकता है कि जो 2 लोग अपनी जिंदगी अब साथ जीना चाहते हैं, आप उनको भी जो है जीने नहीं दे रहे हो, परेशान कर रहे हो उस तरीके की चीजें, क्योंकि आप बुरी तरह से इनसेंसिटिव हो चुके हो उस चीजों को लेकर कि ये पार्टीशन के बाद में, पार्टीशन में जो भी आपकी हिंसाएं हुई हैं सारी चीजें, इसके बाद में भी इंसानी जज्बात उतने सिंपल नहीं है। ऑन ऑफ, राइट रॉन्ग, ट्रू फॉल्स जैसी कहानी नहीं है। आपने बटन जलाए तो आपकी जो है लाइट ऑन हो गई और बटन बंद करी तो लाइट ऑफ हो गई। इंसानी रिलेशंस, इंसानी जज्बात इतने आसान नहीं होते, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। परिस्थितियों के अनुसार हर कहानी जो है अपने आप में अलग होती है। हो सकता है कई जगहों पर रिकवरी वगैरह करवाना ठीक रहा हो, महिलाओं के साथ में गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा हो, सारी चीजें। आज भी पाकिस्तान का जो सिंध का इलाका है वहां पे होता है, आपकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़कियां हैं उनको एबडक्ट किया जाता है, फोर्सफुली उनको कन्वर्जन किया जाता है, सारी चीजें होती हैं। मियां मिट्ठू जैसे कुछ घटिया किस्म के जो लोग हैं, मौलाना वगैरह, वो वहां पे काम करते हैं, इस तरीके के बच्चों को जो है बरगलाते हैं और उसके बाद में इस तरीके से उनको बोलते हैं कि आप एबडक्ट करके लाइए लड़कियों को, कन्वर्जन वगैरह करिए। सारी चीजें आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं होती हैं। सिंध का जो इलाका है पाकिस्तान का, वहां पे इस तरीके के नाटक चल रहे हैं। मगर और हो सकता है महिलाओं को फिर जो है गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें ये हो रहा है। सिंध का जो आज का जो पाकिस्तान में सिंध का इलाका है वहां पे है, ह्यूमन राइट वायलेशंस वाले इसके ऊपर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता वो सबको पता है, उसके बारे में हम नहीं जानते। बट यहां की बात की जाए तो यहां पर भी ये चीज रही होगी कि बहुत सी महिलाओं के साथ में वही व्यवहार हो रहा होगा जो सिंध में आज होता है। पाकिस्तान में जो आज की तारीख में चीजें हो रही हैं लगभग उसी तरीके की चीजें रही होंगी कि महिलाओं को गुलाम बना के रखा जा रहा होगा, सारी चीजें। तो उनकी रिकवरी हुई है और उनको वापस लेकर जाया गया, वो सब ठीक है। मगर यहां पर ऐसे लोग जो अपनी जिंदगियां नए सिरे से शुरू कर चुके थे, केस टू केस बेसिस पे शायद उनको भी कंसीडर करना चाहिए था। एकदम चीजों को एकदम कोरे में ऑन ऑफ करके नहीं देखना चाहिए था। अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंसानी सेंसिटिविटीज को एकदम त्याग चुके हैं, तज चुके हैं, और उसका नतीजा फिर जो निकल कर आया वो कंसिक्वेंसेस बहुत भयानक थे। चलें आगे बढ़ते हैं। अपना अब अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है प्रिजर्विंग ऑनर। प्रिजर्विंग ऑनर करके जो ये टॉपिक है, यहाँ पर भी जो अपना नॉर्थ के खासतौर पे इलाकों में जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बनी हुई है, जो एक पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है, किस तरीके का जो माइंडसेट हुआ करता था उस वक्त में और सारी चीज़ें, इसका असर फिर आपका महिलाओं के ऊपर कैसे पड़ा उसको हम लोग एक और एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। स्कॉलर जो हैं उन्होंने एक और ये जो पूरा का पूरा पार्टीशन है इसमें ये भी बताने की कोशिश करी है या ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये जो आइडिया था कि आपको अपनी कम्युनिटी का जो ऑनर है उसको प्रिजर्व करना है, ये किस तरीके से पार्टीशन के वक्त में जो सारी चीजें हुई हैं ये इंटरप्ले में आया है, उसके बारे में बातचीत की गई है। ठीक है जी। तो ये जो लिखा है लाइन की, स्कॉलर्स हैव आल्सो शोन हाउ आइडियाज ऑफ प्रिजर्विंग कम्युनिटी ऑनर केम इनटू प्ले इन दिस पीरियड ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेंजर। यानी कि इस वक्त में क्या हो रहा है, एक तो आपको शारीरिक तौर पर खतरा है कि कोई आपके ऊपर हमला कर सकता है, दूसरा आपको साइकोलॉजिकल डेंजर है कि आपके साथ में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। इस तरीके की परिस्थितियों में स्कॉलर जो हैं उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके
तरीके से ये जो आइडिया है कि आपको अपना जो कौम है या फिर अपनी जो कम्युनिटी है उसके ऑनर को प्रिजर्व करना है, ये जो पर्टिकुलर आइडिया है वो किस तरीके से इंटरप्ले में आया, किस तरीके से ये रोल में आया, इसके बारे में भी जो है स्कॉलर्स ने काफी सारी चीजें शो करी हैं, काफी सारी बातें इसके बारे में भी करी हैं। अब ये सबसे पहले तो ये जो ऑनर है, जो आपकी इज्जत है, इज्जत का ये कंसेप्ट जो है वो कैसे डेवलप हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। द नोशन ऑफ ऑनर ग्रू इनटू अ कंसेप्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी defined as ownership of zan, that is woman, and zameen, land, a notion of considerable antiquity in North Indian peasant society। यानी कि ये जो ऑनर का कंसेप्ट है ये बेसिकली मैस्कुलिनिटी के ऊपर ये आपका जो पूरा का पूरा मैस्कुलिनिटी का कंसेप्शन है उसके ऊपर बनाया गया है। मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या कि आप में कितना दम है, आप में कितना बाहुबल है, जो कई बार हम लोग नॉर्मली कह देते हैं कि देखते हैं तुम में कितना दम है, बेसिकली हम लोग उसकी मैस्कुलिनिटी की या फिर उसके बाहुबल की या उसकी शक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो ऑनर का पूरा कंसेप्ट है ये मैस्कुलिनिटी के कंसेप्शन के ऊपर बनाया गया है और उसमें यह बोला गया है कि आपका जो ऑनर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जो जान है, यानी कि आपकी जो महिलाएं हैं और आपकी जो जमीन है, यानी कि आपकी जो लैंड है, इसके ऊपर आपकी ओनरशिप कितनी है या फिर है या नहीं, और अगर ओनरशिप है तो कितनी है, इसके ऊपर डिफाइन होता है कि आपकी मैस्कुलिनिटी कितनी है या फिर आप में दम कितना है या फिर आपका जो ऑनर है वो कितना है। अब ये बात सुनने में डिस्गस्टिंग लग सकती है आज के हिसाब से, मगर अगर आप 1947 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या उसके पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उस वक्त के समाज में इस बात को काफी ज्यादा जो है तरजीह दी जाती थी। आज भी इस बात को जो है कम से कम नॉर्थ के इलाकों में या फिर ऐसी जगहों पे जहां पेट्रियार्कल माइंडसेट अभी भी प्रिवेल करता है, काफी बड़े पैमाने पर जो है तरजीह दी जाती है। या फिर वो कम्युनिटीज जिसमें अभी भी जो है ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर उन देशों में, उन इलाकों में, उन कम्युनिटीज में आपको ये चीज अभी भी काफी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिलती है। तो ये जो ऑनर का नोशन है, ड्रू अपॉन अ कंसेप्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी डिफाइंड एज ओनरशिप ऑफ जान एंड जमीन, अ नोशन ऑफ कंसिडरेबल एंटिक्विटी इन नॉर्थ इंडियन पीजेंट सोसाइटीज। उस जमाने में आपको जो नॉर्थ के इलाके और नॉर्थ में भी जो आपकी पीजेंट सोसाइटीज हुआ करती थी, जहां पे प्रीडोमिनेंटली आपके किसान जो हैं वो आपको ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, डजेंट मैटर, मगर जो किसान हैं अगर वो ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रहे हैं तो उनके लिए जो ऑनर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, उनकी महिलाएं और उनकी जो जमीन है उसके ऊपर उनकी ओनरशिप है या नहीं है। आपका जो अब लास्ट अगली जो लाइन आती है, विरिलिटी इट वाज बिलीव्ड lay in the ability to protect your possessions, zan and zameen, from being appropriated by outsiders। मतलब ये कि आपका जो पौरुष है, विरिलिटी का मतलब होता है पौरुष, आपका जो पौरुष है वो आपकी इस एबिलिटी में है कि आप अपना जो पोजेशंस है, ध्यान से देखिएगा शब्द जो इस्तेमाल किया गया पोजेशंस, यानी कि आपका जो पोजेशन है, आपके स्वामित्व में जो चीजें हैं, यानी कि आपकी जान और जमीन, यानी कि आपकी महिलाएं और आपकी जो जमीन है, आपकी जो लैंड है, आप इन दोनों को किसी बाहर वाले के द्वारा जो है छीनने से आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, या फिर आप बाहर वालों से जो है इसकी रक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस एबिलिटी के ऊपर जो है आपका पौरुष डिफाइन होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी बड़ी इज्जत मानी जाएगी सोसाइटी में, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो समाज आपको कंडेम कर देगा। ये जो है यहां से पूरा का पूरा आपका ऑनर का कंसेप्ट निकल कर आता है, यानी कि आपका ऑनर का मतलब क्या है, आपकी महिलाएं और आपकी जो जमीन है उसके ऊपर आपकी ओनरशिप और कोई आपसे वो छीन ना पाए, ये जो पूरा का पूरा चीज है इसको बचा सकना ही जो है आपकी विरिलिटी, आपका पौरुष है, और यहीं से जो है आपका ये ऑनर का कंसेप्ट निकल कर आता है। चलें, अब ये हमने देखा कि ऑनर का कंसेप्ट जो है, और ये खास तौर पे कहां पर प्रिवेलेंट है, नॉर्थ में आपके पीजेंट सोसाइटीज में, या फिर यूं बोलूं कि उन इलाकों में जहां पे किसान मेजॉरिटी में है वहां पर ये चीज आपको देखने को मिल रही है, यानी कि स्पेसिफिकली जो पंजाब का इलाका है वहां पर आपको ये चीज ज्यादातर देखने को मिल रही है। चलें, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पूरे पोर्शन की बात कर लेते हैं। चलें आगे देखते हैं। अब ये जो कंफ्लिक्ट एंड क्वाइट फ्रीक्वेंटली कंफ्लिक्ट इंश्योर्ड ओवर दीज टू प्राइम पोजीशंस। 47 के पहले की भी अगर बात कर लें तो कभी लड़ाई झगड़े अगर होते थे तो इन्हीं दो बातों को लेकर होते थे, जान या जमीन को लेकर जो है आपके जो भी झगड़े वगैरह होते थे। और इनको क्या माना जा रहा है, इनको पोजेशन माना जा रहा है, इनको माना जा रहा है कि आपका अधिकार है या फिर आपका स्वामित्व है। जितने भी आपके कंफ्लिक्ट वगैरह होते थे अल्टीमेटली इन्हीं को लेकर होते थे, और अगर कोई कंफ्लिक्ट किसी और बात को लेकर भी होता था तो अल्टीमेटली वो जान या जमीन छीनने के ऊपर आ जाया करता था। और इसमें होता क्या है, महिलाएं जो है खास तौर पर आपका इसकी शिकार होती थी, मगर क्योंकि सोसाइटी इस तरीके की है तो कई बार आपकी जो महिलाएं भी हैं इन फीलिंग्स के साथ में इंटरनलाइज करती थी, इन पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ में बड़ी होती थी, और इनको काफी जो इनके जो वैल्यू सिस्टम है उसमें इसकी काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंटली इनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो कई बार फिर अब ये जो होता था कि जो आपके तो ये अब ये हम लोगों ने देख लिया यहां तक कि सोसाइटी किस तरीके की बनी हुई है, महिलाओं की अंदर भी उसी तरीके का थॉट प्रोसेस डेवलप किया जा रहा है, और पुरुष जो है उनके
के अंदर भी इसी तरीके का थॉट प्रोसेस डेवलप किया जा रहा है। ऑनर का कंसेप्ट कैसे बनकर आया, वो सारी चीज भी हम लोगों ने देख लिया। कैसे इंटरप्ले करेगा, किस तरीके से पूरा का पूरा खेल होगा, या किस तरीके से रोल में आएगा, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से जो आपका ऑनर है या फिर आपका जो मैस्कुलिनिटी है या जो पौरुष का कंसेप्ट है उसको आपने दो चीज़ों के साथ में जोड़ दिया है। पहला है जान और जो दूसरा है ज़मीन। जान का मतलब होता है वुमन और ज़मीन का मतलब होता है लैंड। अब यहाँ पर आप ये बोल रहे हैं या फिर यहाँ पर ये जो खास तरीके का ये जो माइंडसेट जो है, ये पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है, ये कहाँ पर डेवलप हुआ है? खास तौर पर आपको नॉर्थ की पीजेंट सोसाइटीज़ में, नॉर्थ इंडिया की पीजेंट सोसाइटीज़ में ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, अब थोड़ा शायद कम हो गया हो, मगर 1947 का जब ये फेज है, जब की बात की जाए, तब ये प्रोमिनेंटली बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत हावी था ये लोगों के ऊपर। अब यहाँ से ये जो कंसेप्ट है ये आपको दिख रहा है, इसी समाज में महिलाएं बड़ी हो रही हैं तो वही सारा थॉट प्रोसेस लेके वो बड़ी हो रही हैं। तो कई बार अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती थी कि आपके जो पुरुष हैं, आपके जो मेन हैं, अगर उनको ये डर लगता था कि उनकी जो वुमेन है यानी कि वाइफ्स हो गई, डॉटर हो गई, सिस्टर्स हो गई, उनको कोई खतरा जो है एनिमी के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, जो दुश्मन है अगर उनको किसी तरीके से वायलेट कर सकता है, किसी तरीके का कोई खतरा पहुंचा सकता है, तो क्योंकि अब ये जो कंसेप्ट है जान और जमीन का और मैस्कुलिनिटी का और ऑनर का, तो इसके चलते ये कई बार अपनी जो महिलाएं हैं उनको खुद ही मार देते थे। अब ये बहुत अपने आप में एक डिस्टर्बिंग बात हो सकती है, मगर ये इस तरीके की चीजें भारत में होती रही हैं। इनफैक्ट भारत की बात नहीं है, आप अगर मध्यकाल की बात कर लें तो ये महिलाओं को जो है ऑनर के साथ में जोड़ के हमेशा से देखा जाता रहा है। और अब इसके हालांकि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से ये एक हिपोक्रेसी वाली बात थी, मगर चलें वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। पॉइंट यह है यहाँ पे कहने का कि महिलाओं को क्योंकि आपने ऑनर के साथ में जोड़ के देखा, और अगर पुरुषों को यह डर लगा कि उनकी महिलाओं का जो है वायलेशन एनिमी के द्वारा किया जा सकता है, तो उसके लिए कि इस तरीके की चीज ना हो सके, इसको रोकने के लिए वो कई बार अपनी महिलाओं को खुद जो है अपने हाथों से मार दिया करते थे या खुद जो है उनकी हत्या कर दिया करते थे। इसका एक एग्जाम्पल है, एक महिला हुई है, एक राइटर है, उनका नाम है उर्वशी बुटालिया। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है द अदर साइड ऑफ द साइलेंस। बड़ी आप कह सकते हैं कि खतरनाक किताब है, पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरीके की बातें इसमें की गई हैं। बहुत आपका थॉट प्रोवोकिंग किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़नी चाहिए। तो उर्वशी बुटालिया जो है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ साइलेंस। इसमें ये इस तरीके के जो इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे हैं विलेजेस वगैरह में, उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हैं। रावलपिंडी जो जिला है, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में चला गया है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, GHQ रावलपिंडी जिसको कहते हैं, वो रावलपिंडी में ही पड़ता है। और बप्पा रावल करके आपके जो एक भील राजा हुए थे, जिन्होंने काफी 1900 के आसपास में एक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें आपका जो अरब आर्मीज आ रही थी उनके साथ उनको हराया था इन्होंने, राजस्थान वगैरह आने से रोका था। तो उसके बाद में लगभग 200-300 साल तक फिर कोई इन्वेजन वगैरह हुआ नहीं था। उन्होंने ये पूरा का पूरा शहर बसाया था रावलपिंडी, उन्हीं का जो खैर ये शहर था, बाद में ये बप्पा रावल के नाम पे बसाया गया था, बाद में रावलपिंडी नाम पड़ गया इसका। आज की तारीख में पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर यहाँ पे हुआ करता है, इसको GHQ रावलपिंडी बोलते हैं। पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, खैर अब वो सब बात की बात है। यहाँ पर एक जिला पड़ता है, यहाँ इस जिले में एक गाँव पड़ता है तुआर खालसा। तो उर्वशी बुटालिया अपनी किताब में तुआर खालसा जिले में एक बहुत ग्रूसम इंसिडेंट हुआ था, जिसकी मदद से उस वक्त का जो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है और जो ऑनर का कंसेप्ट है उसको समझने में हमारी मदद होती है। हुआ गया था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तुआर खालसा करके गांव हुआ करता था रावलपिंडी में। पार्टीशन के वक्त में, अब ये जो ये जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये एक सिख गांव है, या फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम घर हैं वो सिखों के हैं। यहाँ पर आपकी 90 महिलाएं जो हैं, 90 के करीब जो सिख वुमेन्स थी या जो महिलाएं थी, उन्होंने वॉलंटरीली यानी कि अपनी मर्जी से वो उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी, इस बात से कि जो आपका दुश्मन है वो उनके जाल में ना फंसे, या दुश्मन जो है वो उनके ऊपर कब्जा ना कर पाए। इस चीज से बचने के लिए 90 के करीब आपकी जो सिख महिलाएं थी या सिख वुमेन थी, उन्होंने एक कुएं में जंप करके खुद जो है सुसाइड कर लिया। ये कहां पे हुआ है? रावलपिंडी जिले में का तुआर खालसा करके गांव पड़ता है, वहां पर ये घटना हुई थी। अब ये जो माइग्रेंट रेफ्यूजीज हैं जो वहां से ये इस गांव से जो आए थे, ये आज भी जो है दिल्ली का जो गुरुद्वारा है वहां पर ये जो घटना हुई थी, ये जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ था, इसको कमेमोरेट करते हैं, इसको याद करते हैं, और उनकी जो डेथ है उनको मार्टरडम के तौर पर याद किया जाता है, ना कि सुसाइड के तौर पर। यानी कि इसको माना जाता है कि भाई इन्होंने जो है वीर गति प्राप्त करी थी। वीर गति का मतलब क्या होता है? मैदान जंग में लड़ते हुए मारे जाना। तो इन्होंने, महिलाएं जो हैं, ये जो 90 महिलाएं हैं, इन्होंने वीर गति प्राप्त करी थी, इन्होंने सुसाइड नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने अपना ऑनर बचाना था। अगर आपका अगर दुश्मन के हाथ में पड़ जाती तो इनके साथ में क्या क्या हो सकता था, वो सारी बातों से बचने
बचने के लिए इन्होंने कुएं में जंप कर दिया और वॉलंटरली जो है अपनी जिंदगी खत्म कर दी। तो ये एक जो इवेंट है, इस पर्टिकुलर गांव से जो आपके रिफ्यूजीज आए हैं, आज भी दिल्ली का जो गुरुद्वारा है वहां पर उसको एक वीर गति के तौर पर या फिर मार्टरडम के तौर पर जो है इस जो इवेंट हुआ है इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करना गलत वर्ड है, इसको याद करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, ना कि इसको सुसाइड मानते हैं। तो यहां से फिर से ये जो कंसेप्ट है आपका ऑनर का वो हमको समझ में आता है। दे बिलीव दैट मैन एट टाइम्स हैड टू करेजियसली एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वुमेन एंड इन सम केसेस इवन परसुएट द वुमेन टू किल देमसेल्व्स। तो कई बार ये भी होता था कि अब जो महिलाएं हैं उनका ये जो डिसीजन है अपनी जान लेने का, पुरुष जो है उनको करेजियसली इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए या करना पड़ता था, और कई बार जो है उनको बकायदा उनको परसुएट करना पड़ता था कि वो खुद अपनी जान ले लें ताकि अपना जो ऑनर है उसकी रक्षा की जा सके। तो यहां से जो ऑनर का कंसेप्ट है ये भी हमको समझ में आता है, मगर फिर यहां से वही बात निकल कर आती है जो ऑनर प्रोटेक्टिंग ऑनर का जो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसमें अल्टीमेटली जो बलि चढ़ती हैं वो महिलाओं की ही चढ़ती हैं, या इसका जो एक आप कह सकते हैं जो दंश भोगती हैं, जो एक पर्टिकुलर जो एक समाज का हिस्सा जो दंश भोगता है वो आपकी महिलाएं होती हैं। चले, तो 13 मार्च को हर साल जो है ये आपका मार्टरडम जो है या फिर ये जो शहादत है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस वीर गति का जो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इंसिडेंट जो है ऑडियंस में जो भी आपकी महिला, पुरुष और बच्चे सब बैठे हुए हैं उनको रिकाउंट करवाया जाता है, उनको बताया जाता है। वुमेन्स आर एक्सहॉर्टेड टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ देयर सिस्टर्स एंड टू कास्ट देमसेल्व्स इन द सेम मोल्ड। महिलाएं जो है इनको बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर सैक्रिफाइस को, इस ब्रेवरी को आपको याद रखना है और अपने आप को भी इसी तरीके से मजबूत रखना है, इसी तरीके का जो है मोल्ड, इसी तरीके का जो माइंडसेट है, इसी तरीके के मोल्ड में अपने आप को भी ढालना है। फॉर द कम्युनिटी ऑफ सर्वाइवर्स द रिमेंबरेंस रिचुअल कीप द मेमोरी अलाइव। अब क्योंकि ये सारे की सारी जो कम्युनिटी है वो सर्वाइवर्स की कम्युनिटी है, वो पार्टीशन से बचकर निकल कर आए हैं, तो ये जो रिमेंबरेंस है, ये जो याद रखना है इन सारी चीजों को, ये जो रिमेंबरेंस का रिचुअल है, ये जो हर 13 मार्च को आप ये जो मार्टरडम सेलिब्रेट करते हैं, ये बेसिकली इन मेमोरियों को, इन स्मृतियों को जिंदा रखने में मदद करती है। What such ritual do not seek to remember, however, are the stories of all those who did not wish to die and had to end their lives against their will। अब इसमें हालांकि एक बात है, कई सारे शायद ऐसे भी लोग रहे हों, राइटर्स का ऐसा कहना है, एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र आता है कि शायद ऐसी भी कुछ महिलाएं रही हों, कुछ ऐसी बच्चियां, इस तरीके की लड़कियां रही हों जो शायद मरना ना चाहती हों, तो इस तरीके की बच्चियों को, इस तरीके की महिलाओं को भी जो है अपनी जिंदगियां खत्म करना पड़ी होगी अपनी विल के अगेंस्ट में। इस तरीके की परिस्थितियों में ये जो रिचुअल्स हैं जिसमें मार्टरडम को याद रखा जाता है, वो इस तरीके की जो महिलाएं हैं उनको याद नहीं रखते या फिर इस तरीके की महिलाओं को उसमें याद नहीं करते हैं। ये बात इसमें हमको बताई गई। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि पार्टीशन के वक्त में जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकने के लिए गांधी जी ने किस तरीके के अथक प्रयास किए थे, क्या उस एफर्ट्स वगैरह डाले थे और उन एफर्ट्स का फिर क्या नतीजा निकल कर आया था, पहले हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा, अगला जो टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने जेंडरिंग के बारे में पढ़ा या जेंडरिंग पार्टीशन के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से आपकी जो महिलाएँ हैं उनके ऊपर पार्टीशन का असर पड़ा और किस तरीके की जो है चीज़ें वगैरह की गई, किस तरीके के अनस्पीकेबल वायलेंस और हॉरर्स जो हैं भारत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की महिलाओं ने रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन पार्टीशन के नतीजे में झेले थे। और तीसरी चीज़ उसके बाद में हमने देखी जो प्रिजर्विंग ऑनर का जो आपका कंसेप्ट है वो किस तरीके का जो कंसेप्ट है वो था और किस तरीके का जो माइंडसेट है उसके तहत उसमें आपको 1947 के आसपास में कम से कम नॉर्थ के जो इलाके हैं और उसमें जो पीजेंट सोसाइटीज उसमें देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर आज का जो सेशन है उसमें ख़त्म करी है। इसके बाद का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि ये तो खैर नॉर्थ के वो इलाके हैं जहाँ पर वायलेंस सबसे ज़्यादा हुआ था, बाकी सारी चीज़ें हैं। पूरे देश में अलग अलग इलाके जो थे वहाँ पर पार्टीशन का क्या मतलब था और वहाँ पे पार्टीशन का कितना असर हुआ, क्योंकि हर जगह पार्टीशन एक जैसा नहीं था। साउथ इंडिया के इलाकों में तो कुछ आपका ऐसा हुआ नहीं है कि कोई हिस्सा कटकर अलग हुआ हो। जो बेसिकली दो हिस्से कटकर अलग हुए हैं, एक हुआ है आपका पंजाब और दूसरा हुआ है बंगाल। इसके अलावा जो पाकिस्तान में हिस्सा चला गया वो पूरा पूरा चला गया, बाकी कुछ इलाका जो है वो शेयर हुआ नहीं है। बाकी इंडिया के जो पोर्शंस थे वो इंटैक्ट वगैरह रहे। साउथ के इलाकों में एक्सेस उतना ज़्यादा पार्टीशन का कोई असर देखने को आपको मिलता नहीं है, कुछ स्पेसिफिक हियर एंड देयर कुछ पॉकेट्स वगैरह के अलावा। तो बाकी सारा जो आपका देश रहा है उस पर पार्टीशन का किस तरीके का असर पड़ा, कौन सी जगह पे ज़्यादा पड़ा, कौन सी जगह पे कम पड़ा, इन सारी चीज़ों को हम लोग आपका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें देखने वाले हैं। आज का सेशन मगर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मगर समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब
मतलब ये कि यहाँ पर आपको किसी तरीके का, वही जो बात मैंने पहले कही थी कि पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, कोई फीस नहीं देना पड़ेगी आपको। आप जो भी क्लास पे क्लिक करते हैं सारा का सारा एक्सक्लूसिवली कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेट्स से आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे जो कोर्सेज हैं सब्जेक्ट्स के निकल कर आ जाएंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे जो सिलेबस है निकल कर आ जाएंगे। आप जो भी पढ़ना है उस पर आप क्लिक करिए जाके। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज फैशन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप जो भी पढ़ना चाहें, जहाँ से भी पढ़ना चाहें, जितना भी पढ़ना चाहें, आप इत्मीनान से, सुकून से बैठ के पढ़ सकते हैं। जितना चाहें उतना नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना अपना प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। और इस नॉलेज की मदद से ना सिर्फ अपने फिर एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करिए, अपने लाइफ में अच्छा परफॉर्म करिए, करियर्स में अच्छा परफॉर्म करिए और बेहतर इंसान बनिए। क्योंकि ज्ञान से ज़्यादा सशक्त माध्यम जिससे आप किसी इंसान को एम्पावर कर सकते हो कोई नहीं हो सकता। ज्ञान से ज़्यादा पावरफुल कोई हथियार नहीं होता, ज्ञान से ज़्यादा शानदार, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा इफेक्टिव कोई वरदान नहीं होता। तो इसी नोट पे मैं अपना जो वाणी को है आज विराम दूंगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान आप मैग्नेट ब्रेन से हासिल करें और इसके बारे में और भी लोगों को बताएं। इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और नॉलेज शेयरिंग के इस पर्टिकुलर इंडियावेयर में जुड़े रहें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।